Good morning, students. Today we are going to discuss capacity of a solution to dissolve solute. इस सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन का डेफिनेशन ऑलरेडी आपने पढ़ा है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स is known as solution. If the solution contains two components, it is called binary. If three components are present in a solution, called ternary. Four components are present, then solution is quaternary. हम डे टू डे लाइफ में प्रेफरेबली बाइनरी सॉल्यूशंस को यूज़ करते हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक सोल्यूट दूसरा सॉल्वेंट. The component which is present in less proportion is known as solute. The component which is present in more proportion is called solvent. जो कम रहेगा वो solute कहलाएगा, ज़्यादा रहेगा वो solvent कहलाएगा. अब किसी भी solvent में कितना solute dissolve हो सकता है, कितना सोल्यूट एक्कोमोडेट हो सकता है, कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी की मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है. बट बिफोर टू एक्सप्लेन सोल्यूबिलिटी, लेट मी एक्सप्लेन थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस के तीन प्रकार दिए हैं. पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड और तीसरा सुपर सैचुरेटेड. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर गिवन? थ्री: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड. देखते हैं सैचुरेटेड का मतलब क्या रहेगा. एग्जांपल लेते हैं, बीकर में हम वाटर लेंगे. समझो हमने लिया 25 ml वाटर और 20 ml वाटर, इट में भी द. इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे. बाद में सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको हम स्टर करेंगे. बेटर विद सॉल्ट हम यहाँ इस प्रकार से दिखाएंगे, दिस इज द सॉल्ट. और सॉल्ट को हम सॉल्ट ऐड करने के बाद हम ग्लास रॉड से स्टर करेंगे. क्या होगा? सॉल्ट डिसअपियर होगा, सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाएगा. फिर से थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, स्टर करेंगे, सॉल्ट विल डिसॉल्व इन वाटर. ऐसा 7-8 बार करने के बाद क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे आपको इस सॉल्ट के पार्टिकल्स नेकेड आई से दिखाई देंगे. सॉल्ट के पार्टिकल्स नेकेड आई से दिखाई देंगे. मतलब क्या होगा? सॉल्ट प्लस वाटर क्या होगा? सॉल्यूशन बनेगा. ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बन गया कैसे बनेगा? सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होने के कारण, इसीलिए दिस फॉरवर्ड स्टेप और प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन. जैसे जैसे सॉल्ट का प्रपोर्शन सॉल्यूशन में बढ़ते जाएगा, सॉल्ट एक्सेस में होते जाएगा सॉल्यूशन में, वैसे क्या होगा? तो दिस एक्सेस ऑफ सॉल्ट विल प्रोवाइड द बेस फॉर क्रिस्टलाइजेशन. जो ज्यादा का सॉल्ट रहेगा सॉल्यूशन में, वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए बेस का काम करेगा. मतलब क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स सॉल्ट के वाटर में डिस्पर्स हुए हैं, वो सॉल्ट के पार्टिकल्स के साथ कोलाइड होंगे और फिर से हमें सॉल्ट के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे. मतलब अब यहाँ बैकवर्ड जो प्रोसेस रहेगा उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन. तो देखिए, जब हम सॉल्वेंट में एक्सेस सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं उस समय क्या होगा? तो इन द बिगिनिंग रेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीजेस. आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कांस्टेंट. जब डिसोल्यूशन कांस्टेंट होगा तभी क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा. बाद में क्रिस्टलाइजेशन का रेट धीरे धीरे बढ़ेगा तो डिसोल्यूशन का रेट धीरे धीरे कम होगा.
ऐसे होते होते एक स्टेज आएगी जहां रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द स्टेज at which rate of dissolution becomes equal to rate of crystallization is known as equilibrium। जिस स्टेज में दोनों रेट्स इक्वल होंगे उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये इक्विलिब्रियम किसके बीच में निर्माण होगा, एस्टैब्लिश होगा? तो सॉल्ट डिसॉल्व्ड एंड सॉल्ट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा अनडिसॉल्व्ड। इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश बिटवीन डिसॉल्व्ड सोल्यूट एंड अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट। ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए जितना अमाउंट सोल्यूट का रिक्वायर्ड रहता उतना ही अमाउंट अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा। यहां इक्विलिब्रियम हमें एस्टैब्लिश करना है बिटवीन डिसॉल्व्ड सोल्यूट एंड अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट। उसके लिए जितना अमाउंट सोल्यूट का लगेगा उतना ही अमाउंट अगर सोल्यूट का सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। देयरफॉर डेफिनेशन कैसे रहेगा? द सॉल्यूशन दैट कंटेन जस्ट द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट, द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स जस्ट द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट necessary to establish equilibrium, necessary to establish equilibrium between dissolved solute and undissolved solute is known as saturated solution। Once again repeating here, concept is quite confusing। देखिए किस प्रकार से यहाँ confusion हो सकता है। solution बनाते समय हमें equilibrium establish करना है किसके बीच में? डिसॉल्व्ड सोल्यूट एंड अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट। इसके लिए डिसॉल्व्ड सोल्यूट का जितना भी अमाउंट लगेगा उतना ही अमाउंट अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टाइप दैट इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते समय इस डिसॉल्व्ड सॉल्यूट का जितना भी अमाउंट लगेगा उससे अगर कम अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते समय जितना अमाउंट डिसॉल्व्ड सॉल्यूट का लगता है उससे कम अमाउंट अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता तो सॉल्यूशन कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देयरफॉर द सॉल्यूशन which contains less amount of dissolved solute, the solution which contains less amount of dissolved solute than that required for the formation of saturated solution, than that required for the formation of saturated solution is known as unsaturated solution। और अगर ये समझ में आया तो सुपर सैचुरेटेड में दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल हम लेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते समय जितना अमाउंट इस सॉल्ट का लगेगा उससे ज्यादा अमाउंट अब सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा। देयरफॉर द सॉल्यूशन which contains more amount of dissolved solute, the solution which contains more amount of dissolved solute than that required for the formation of saturated solution is known as super saturated solution। अब हम एग्जांपल लेंगे, NaCl सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अब NaCl की
जो सोलिबिलिटी होती है 35 ग्राम इन 100 ml वाटर। रूम टेम्परेचर पे 100 ml वाटर में कितना NaCl डिसॉल्व होगा? 35 ग्राम। ठीक है, अब समझो हमने सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन में 35 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, देन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए NaCl की सोलिबिलिटी कितनी रहेगी? 100 ml वाटर में 35 ग्राम। ठीक है, तो 35 ग्राम ही NaCl अगर 100 ml में प्रेजेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड। इफ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम NaCl in 100 ml of water, then it is considered to be, अब क्या होगा? ये जो 20 है 35 से कम है कि ज़्यादा है? कम है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के लिए कितना लग रहा? 35, लेकिन अब जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसमें कितना ग्राम है? 20 ग्राम। सैचुरेटेड से कैसा है? कम है, इसलिए सॉल्यूशन को कहना अनसैचुरेटेड। और थर्ड केस हम लेंगे, इफ 40 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर और सॉल्यूशन, क्या होगा? नाउ सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी सुपर सैचुरेटेड। तो इस प्रकार से आपको तीनों का मीनिंग अच्छे से याद रखना है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो वंस अगेन रिपीटिंग इन ब्रीफ, देखिए जरा यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन किससे कहना? whenever we dissolve a solute into a solvent, what will happen? If solute is present in excess, then equilibrium will be established between dissolved and undissolved solute. इन दो solutes में equilibrium establish करने के लिए जितना amount solute का लगता उतना ही amount solute का solution में present है, तो that solution is called saturated solution। इससे अगर कम अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है डिसॉल्व्ड सॉल्यूट का तो उससे कहना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उससे ज्यादा अमाउंट अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है डिसॉल्व्ड सॉल्यूट का तो उसे कहोगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से तीन टाइप्स आप अच्छे से याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लेंगे सोलिबिलिटी। अब हम सोलिबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। फिर से हम सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें हम वाटर लेंगे 1 लीटर, वाटर टेकन हियर इन अ बीकर। इसमें हम ऐड करेंगे 35 और 350 ग्राम ऑफ NaCl ऐड करेंगे। 1 लीटर पानी में हमने कितना NaCl ऐड किया? 350 ग्राम। सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। सॉल्यूशन कैसे रहेगा? सैचुरेटेड रहेगा। तो ये जो हमने 1 लीटर वाटर लिया इसको ही हम कहेंगे यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट का जितना भी अमाउंट प्रेजेंट रहेगा at a constant temperature is known as solubility। वाटर कितना लिया हमने? 1 लीटर। 1 लीटर लिया इसलिए इसको कहना यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें हमने कितना NaCl ऐड किया? 350 ग्राम। 350 ग्राम NaCl ऐड करने के कारण कैसा सॉल्यूशन बनेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये जो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो भी अमाउंट प्रेजेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज सोल्युबिलिटी। देयरफॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डेफिनेशन कैसे रहेगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट
in its saturated solution at constant temperature is known as solubility. Definition किस प्रकार से रहेगा? The maximum amount of solute present in unit volume of saturated solution at the constant temperature is known as solubility. Solubility denoted by capital S. Units mole per dm cube और मोल पर लीटर। डीएम क्यूब लीटर दोनों सेम होते हैं, इसलिए दो प्रकार के यूनिट्स हम यहां यूज कर सकते हैं। एंड दिस सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सोल्युबिलिटी को टेम्परेचर अफेक्ट करता है। अब किस प्रकार से अफेक्ट करेगा देखते हैं। तो आप याद रखोगे सोल्युबिलिटी का सिंबल एस रहेगा, देन यूनिट्स रहेंगे इधर मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर लीटर, एंड सोल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो अब देखेंगे हम आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखिए कौन से सॉल्वेंट पे कौन सा सोल्यूट कितना डिसॉल्व होगा, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बोथ। लेट अस कंसिडर सिंपल एग्जांपल हियर, जो अभी हमने लिया था NaCl डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब NaCl कैसा सॉलिड है? आयनिक सॉलिड, जिसमें दो प्रकार के आयंस रहते हैं। ये पहला NaCl हो गया, ये दूसरा NaCl, इसमें भी दो प्रकार के आयंस रहेंगे। ये सोल्यूट का रोल प्ले करेगा। अब यहाँ देखिए ये Cl निगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन रहेगा वो कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? आयन आयन अट्रैक्शन। Cl नेगेटिव आयन रहेगा, Na पॉजिटिव आयन रहेगा, तो ऑब्वियसली इन दो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कौन सा रहेगा? आयन आयन अट्रैक्शन। दूसरा लिखते हैं वाटर, HOH, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, बाद में HOH, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये चार्जेस ऑलवेज रहना ही है। अब यहाँ क्या होगा? इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पार्शियल, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज पार्शियल, इन दोनों में अट्रैक्शन निर्माण होगा, जिसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कंक्लूजन कि डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब जब हम NaCl वाटर में डिसॉल्व करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर? तो Na पॉजिटिव आयन गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार से देखिए वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा ये सराउंड होगा। एट द सेम टाइम Cl नेगेटिव गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। दोनों आयंस वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा सराउंड किए जाएंगे। अब इन दोनों में अट्रैक्शन कौन सा निर्माण होगा? तो ये Na पॉजिटिव आयन है और ये जो वाटर रहेगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे दो प्रकार के चार्जेस इसमें रहते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे डाइपोल। तो अब यहां जब NaCl को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे उस समय कौन सा अट्रैक्शन एग्जिस्ट होगा, प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा? आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है। अब देखिए NaCl पानी में क्यों डिसॉल्व होता है? तो यह अट्रैक्शन कौन सा है? आयन आयन, जो कि सोल्यूट में रहेगा। सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन आयन आयन है, विच इज पोलर इन नेचर। सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि पोलर इन नेचर। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन आयन डाइपोल टाइप का रहेगा, विच इज ऑल्सो पोलर इन नेचर। कंक्लूजन क्या निकल रहा कि सोल्यूट सोल्यूट
interaction, solvent-solvent interaction and solute-solvent interactions are of same nature, are of same magnitude, जिसके कारण NaCl gets soluble in water. देखिए हमें पता तो है कि NaCl आसानी से पानी में घुल जाता है, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वी शुड नो व्हाट इज द रीजन. Attractions between the solute molecules, attractions between the solvent molecules and attractions between the solute and solvent molecules are of same magnitude, hence NaCl is readily soluble in water. So this is the first factor, nature of solute and solvent. एक और एग्जांपल हम लेते हैं, कोलेस्टेरॉल हमने लिया. कोलेस्टेरॉल इज ए नॉन पोलर सब्सटेंस. पानी में घुलेगा नहीं, बिकॉज वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट. तो फिर इसमें केस में घुलेगा तो इट इज सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, टोलुइन एटसेट्रा. कोलेस्टेरॉल इज सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और टोलुइन. एक और एग्जांपल हम लेंगे, नफ्थलीन. याद कीजिएगा, पोलर और नॉन पोलर ऑलरेडी एक्सप्लेन. नफ्थलीन हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर रहेगा, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा लाइक बेंजीन, बट इनसोल्युबल इन वाटर बिकॉज वाटर इज पोलर इन नेचर. नेक्स्ट एग्जांपल, शुगर. हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. टेबल शुगर हम जैसे कॉमनली कहते हैं. शुगर इज रेडिली सोल्युबल इन वाटर. आपको पता है क्या कारण रहेगा? तो शुगर में लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप्स रहते हैं. शुगर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप्स. ये OH ग्रुप्स वाटर के साथ क्या करेंगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे. किस प्रकार से हम लिखेंगे? ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं किसने? OH ग्रुप ऑफ शुगर विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, हेंस शुगर इज रेडिली सोल्युबल इन वाटर. रीजन याद रखना है, व्हाई शुगर इज रेडिली सोल्युबल इन वाटर? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर मॉलिक्यूल्स. इस प्रकार से पहला फैक्टर हो गया. दूसरा फैक्टर हम लेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. Now, effect of temperature on solubility of solids in liquids. Effect of temperature on solubility of solids in liquids explain करते समय हम ली कैटिलियर प्रिंसिपल का यूज करेंगे. अब ली कैटिलियस प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक means what? Heat absorbed in this process. If the process is endothermic, जिसमें heat absorb होगा तो solubility increases with increase in temperature. पहला प्रोसेस कौन सा हो सकता है? एंडोथर्मिक. मतलब क्या होगा? प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगा. जब हीट एब्सॉर्ब होगा तो ऐसे केसेस में सोल्युबिलिटी बढ़ेगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा प्रोसेस कौन सा हो सकता है? एक्सोथर्मिक। अब यहां क्या होगा? हीट इवॉल्व या रिलीज होगा, एस्केप होगा। जब हीट बाहर निकलेगा तो उस समय क्या होता है? सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से याद रखना है ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में जनरली क्या होता? जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस। एक्सोथर्मिक में रिवर्स ट्रेंड, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे
KCl is dissolved in water, अब यहाँ क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए जब हम KCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे उस समय हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्सॉर्ब हो गई मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा एंड देयरफॉर सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। रिमेंबर वेल सोल्युबिलिटी ऑफ KCl इन वाटर इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर बिकॉज इट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा एग्जांपल लेंगे CaCl2 और लिथियम सल्फेट हाइड्रेटेड, इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे। व्हाट विल हैपन हियर, नाउ हीट इवॉल्व, हीट इवॉल्व हो गया तो प्रोसेस कौन सा रहेगा, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में प्रोसेस में क्या होगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। बाद में खूब सारे सब्सटेंसेस की पानी में सोल्युबिलिटी स्टडी की गई है, उस सोल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ये भी स्टडी किया गया और ये स्टडी करने के बाद कंक्लूजन दिया गया कि देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड सोल्युबिलिटी, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द सोल्युबिलिटी एंड एंडोथर्मिसिटी और एक्सोथर्मिसिटी। हम विथ 100% गारंटी नहीं कह सकते हैं कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगा ही, जरूरी नहीं है। तो देखिए जरा यहाँ डायरेक्ट रिलेशन दिया नहीं गया है। अब हम ये एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे एक ग्राफ हम बनाएंगे बिटवीन टेम्परेचर एंड सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स इन वाटर। वाटर कितना लिया गया है, 100 ग्राम वाटर और उसमें जितना भी अमाउंट डिसॉल्व रहेगा सॉलिड का वो ग्राम में लिया गया है। टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिख रहे हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे NaCl के लिए। अब NaCl के लिए जो ग्राफ पाया गया वो इस प्रकार से पाया गया। एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ्स ऑब्जर्व किए गए हैं। दिस इज द ग्राफ फॉर NaCl, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ बनाएंगे फॉर KCl। KCl के लिए ग्राफ जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। दिस इज फॉर KCl। देखिए आपको ग्राफ का नेचर ऑब्जर्व करना है, किस प्रकार से ग्राफ दिख रहा है, उसमें स्लोप कितना है, बहुत ज्यादा है या कम है, उसे से हम कंक्लूजन निकालेंगे। थर्ड ग्राफ हम बनाएंगे फॉर NaBr, सोडियम ब्रोमाइड के लिए बनाएंगे। दिस इज फॉर NaBr। अब देखिए इन तीनों ग्राफ्स को देखने के बाद कंक्लूजन निकलता है कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन सोल्युबिलिटी इज इंक्रीजिंग स्लाइटली, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रही है ना। तो इसीलिए याद रखना पड़ेगा इन केस ऑफ NaCl, KCl और NaBr solubility increases slightly with the increase in temperature। नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे दैट इज फॉर NaNO3। NaNO3 के लिए हम बनाएंगे ग्राफ दिस इज फॉर NaNO3। अब क्लियरली आपको स्लोप में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ग्राफ हम बनाएंगे फॉर KNO3। दिस इज फॉर KNO3। देखिए यहां पे ग्राफ इस प्रकार से या स्लोप खूब ज्यादा दिख रहा है। एंड लास्टली हम बनाएंगे फॉर KBr। दिस इज फॉर KBr। अब ये तीन सॉलिड्स जो है कौन कौन से, NNO3, KNO3 और KBr, इन तीनों के ग्राफ्स से पता चल रहा कि सोल्युबिलिटी बढ़ तो रही है बट रैपिडली, एप्रिसिएबली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर।
Remember well, in case of NaNO3, KNO3 and KBr, solubility increases appreciably with the increase in temperature. उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल है सोडियम सल्फेट का, उसका भी ग्राफ हम बनाएंगे। अब देखिए सोडियम सल्फेट का ग्राफ जो बनाएंगे वो इस प्रकार से रहेगा। दिस इज फॉर सोडियम सल्फेट। अब ग्राफ का नेचर देखिए जरा, यहाँ टेम्परेचर जो भी रहेगा 30-35 डिग्री सेल्सियस और सोल्युबिलिटी कितनी रहेगी 75 इस टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ते गया सोल्युबिलिटी डिक्रीज्ड हियर। अब क्वेश्चन है कि व्हाई सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर डिक्रीजेस with increase in temperature? Reason: dissolution of Na2SO4 in water is the exothermic process. कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती और इसीलिए अकॉर्डिंग टू ली कैटेलर प्रिंसिपल जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो याद रखोगे जब भी हम Na2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे हीट इवॉल्व होगी एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ली कैटेलर प्रिंसिपल सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपको तीनों क्लासेस तीनों कैटेगरीज अच्छे से याद रखना है, कहाँ सोल्युबिलिटी बढ़ेगी कहाँ कम होगी। इस प्रकार से रहेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। नेक्स्ट हम लेंगे, अब गैस की तरफ मुड़ते हैं, या इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम ले सकते हैं, राइट। जो रहेगा नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ, नाउ हियर बी गैस इन लिक्विड। ये सेकंड टाइप का सॉल्यूशन रहेगा गैस इन लिक्विड का, जिस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। एग्जाम्पल लेंगे, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस dissolved in water under pressure. If we heat this cold drink, what will happen? देखिए कोल्ड ड्रिंक हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, पीते हैं, खूब ज़्यादा बच्चों को पसंद भी है कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये कोल्ड ड्रिंक जब हम परचेस करते हैं तो उस समय जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, पहले आपको बोलता है कि देखिए ठंडा है कि नहीं, हम भी बोलते हैं चिल्ड वाला देना, है ना, चिल्ड वाला। तो फिर वो शॉपकीपर क्या करता है, देखो हाथ लगा के देखिए चिल्ड है कि नहीं है, वह भी बोलता है। हम भी देखते हैं चिल्ड है कि नहीं है, और चिल्ड है तो ही बोलते हैं कि हाँ इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो ये चिल्ड होने की क्या आवश्यकता है? अगर कोल्ड ड्रिंक थोड़ा सा गर्म हो गया तो व्हाट विल हैपन? तो देखिए जरा क्या होगा, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक जो है इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, गर्म करेंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे व्हाट विल हैपन हियर, heat energy will be absorbed by gas molecules। क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हीट एनर्जी को गैसेस मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करेंगे। गैसेस मॉलिक्यूल ने हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करने के कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इनका मोशन भी फास्ट होगा। मोशन इतना फास्ट होगा ताकि इन गैसेस मॉलिक्यूल्स में जो भी अट्रैक्शन रहेगा या गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल में जो भी अट्रैक्शन रहेगा वो ब्रेक होगा, जिसके कारण इस सॉल्यूशन से गैस विल एस्केप आउट। गैस निकल गई मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। देयरफॉर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility of gas in liquid decreases। Once again repeating here, जब हम इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे
गैसेस मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, जिनके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन फास्ट होगा, जिसके कारण गैस मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में रहने वाला अट्रैक्शन ब्रेक होगा, गैस विल एस्केप आउट, जिसके कारण सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। रिमेंबर वेल, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। नेक्स्ट हम लेंगे, अब लेते हैं इफेक्ट ऑफ pressure on solubility of solid in liquid। अब देखिए जरा कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मार्कर, लिक्विड है कि गैस है, बताइए जरा, लिक्विड है कि गैस है? ये सॉलिड है। इस पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसका वॉल्यूम बदलेगा नहीं। प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, देयरफॉर इनकंप्रेसिबल। सॉलिड्स कैसे रहेंगे? इनकंप्रेसिबल। एंड सिंस सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द solubility of solids in liquids। सॉलिड्स कैसे रहते हैं? इनकंप्रेसिबल। मतलब क्या होगा? प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जिसके कारण ही प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द solubility of solids in liquids। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ pressure on solubility of gas in liquids। अब देखिए जरा, इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए हम हेनरीज लॉ यूज करेंगे। व्हाट इज हेनरीज लॉ? solubility of gas in a liquid in mole per dm cube और लीटर चलेगा। solubility of gas in a liquid at a constant temperature is directly proportional to pressure of gas above the solution। What is the statement of Henry's law? इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। solubility of a gas in liquid in mole per dm cube is directly proportional to pressure of gas above the solution at constant temperature। कंडीशन रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट। अब यहाँ प्रेशर जो हम यूज करेंगे वो बार में यूज करना पड़ेगा। प्रेशर का यूनिट कौन सा रहेगा? बार। इस प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो S इक्वल्स टू क्या होगा? कांस्टेंट लेना पड़ेगा KH इंटू P। व्हाट इज KH? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। व्हाट इज KH? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब इसको कैसे डिफाइन करना? यहां हम लेंगे प्रेशर इक्वल्स टू 1 बार। अब प्रेशर अगर 1 बार लिया तो यहां हमें रिलेशन क्या मिलेगा? S इक्वल्स टू KH मिलेगा रिलेशन। इससे हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? द solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid in mole per dm cube at 1 bar pressure, at 1 bar pressure is known as Henry's law constant। solubility of gas in liquid in mole per dm cube at 1 bar pressure is known as Henry's law constant। अब इसका यूनिट क्या रहेगा? तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। KH इक्वल्स टू मिलेगा S अपॉन P। S का यूनिट मोल पर dm क्यूब और लीटर, और प्रेशर का यूनिट रहेगा बार।
अब इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, हाउ टू जस्टिफाई दिस हेनरीज लॉ। डे टू डे लाइफ का सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो अभी हमने कंसिडर किया था, आपको पता ही है कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस डिसॉल्व रहती है, पानी में, CO2। बट रिमेंबर वेल, CO2 इज स्पारिंगली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में खूब ज्यादा नहीं घुलती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा सोल्यूबिलिटी बढ़ाने के लिए, जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। यहां से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये प्रेशर किसका अप्लाई करेंगे, तो अब यहां प्रेशर होगा मिक्सचर ऑफ एयर प्लस CO2 सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। देखिए हमें क्या करना है, CO2 की सोल्यूबिलिटी बढ़ानी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन पे प्रेशर बढ़ाएंगे। प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे, बाय यूजिंग द मिक्सचर ऑफ एयर एंड CO2 गैस सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर, जिसके कारण क्या होगा, CO2 का पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेगा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेस, पार्शियल प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा, सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 will increase। और बाद में जब भी हम कोल्ड ड्रिंक के बोतल का ढक्कन खोलते हैं उस समय एफर्वेसेंस निकलते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, है ना। तो ये एफर्वेसेंस किसके होते हैं, एक्सेस ऑफ CO2 गैस के। एफर्वेसेंस किसके रहेंगे, एक्सेस ऑफ CO2 गैस के। इसलिए याद रखना कि कोल्ड ड्रिंक में या कोल्ड ड्रिंक बनाते समय CO2 गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इस मिक्सचर का यूज करते हैं। तो दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लेकिन क्या होता है, देखिए हेनरीज लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड बाय सम गैसेस, या हम कहेंगे कि कुछ एक्सेप्शंस भी है इस लॉ के लिए। जैसे हम लेते हैं अमोनिया, ठीक है, प्लस वाटर, क्या बनाएगा ये, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। देन CO2 के भी एग्जांपल लिया है अभी, जो हमने एक्सप्लेन किया था कि CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3। तो देखिए ये जो अमोनिया और CO2 है, ये दो गैसेस थोड़े से एक्सेप्शनल रहेंगे फॉर द हेनरीज लॉ। आपको सिर्फ याद रखना है दीज आर द एक्सेप्शंस फॉर द हेनरीज लॉ, बिकॉज दीज आर यहाँ पे वाटर में डिसोल्व होकर ऐसे आयंस बनाएगा और ये कार्बोनिक एसिड वगैरह बनाता है। तो आप याद रखोगे हेनरीज लॉ के लिए एक्सेप्शन कौन सा रहेगा, NH3 एंड CO2। तो इस प्रकार से हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हीमोग्लोबिन, एक और एग्जांपल देता हूं, हीमोग्लोबिन इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट इट इज रेडीली सोल्यूबल इन ऑक्सीजन। ये भी हेनरीज लॉ का ही एप्लीकेशन रहेगा। क्यों, बिकॉज इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद द हीमोग्लोबिन विच इज मोर स्टेबल। तो इस प्रकार से ब्लड में हीमोग्लोबिन की सोल्यूबिलिटी क्यों बढ़ती है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए भी हेनरीज लॉ का यूज किया जाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स HbO8।